नमस्कार, मैं पप्पू कुमार आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं पब्लिक तक में। आज हम लोग बहुत दुख के साथ इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाथरस की जो घटना घटी मनीषा कुमारी के साथ, वो बहुत ही दर्द भरा रहा, या कहें पूरे भारत के बेटियों के साथ और गार्जियन के साथ। आज हम लोग इस बात को लेकर आए हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा है सरकार के यहाँ से कि प्रशासन क्या कर रही है। इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। उसको एक बर्बरता की तरह से घसीट करके खेत में ले जाया जाता है, गर्दन की हड्डी तोड़ी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, और एक हैवानियत के कहिए उस पे ऊपर एक जानवर की तरह से भी देखा जाए तब भी कम है। और जीव के जो बोलने का जो जुबान होता है उसको भी काट दिया जाता है। इतना हैवानियत के बाद भी पुलिस प्रशासन सोई रहती है। लगभग घटना 14 सितंबर को होता है और FIR दर्ज जो होता है 22 सितंबर को। तो हम पूछना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष गौरव जी, सामाजिक विश्लेषककार। तो हम पूछना चाहेंगे कि एक हफ्ता के बीच में सरकार कहाँ सोई रही और प्रशासन कहाँ फेल्योर है। जी पप्पू जी, आपको नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को भी पब्लिक तक के नमस्कार। आज का आपका जो मुद्दा है कि 14 सितंबर को घटना होती है और FIR दर्ज 22 सितंबर को होती है। ये बड़ा दुखद और जघन्य अपराध है जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है। हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमारे संविधान में यह उल्लेख है कि जब कोई रेप पीड़िता आके कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, रेप जैसी जघन्य अपराध हुआ है, तो उस पर पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी है। उसमें अगर पुलिस फेलियर हो जाती है किसी भी तरह से FIR दर्ज करने में, तो प्रावधान है कि जो पुलिस ऑफिसर इस पे FIR दर्ज नहीं करता है उस पे FIR दर्ज किया। लेकिन विडंबना है इस देश का कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि किसी पुलिस ऑफिसर जो रेप पे FIR लेने से इनकार करता हो उस पर FIR हो। आज तक एक भी घटना नहीं है। तो जो हमारा सिस्टम है, अगर वो सिस्टम सही तरीके से काम करना शुरू कर दे तो पप्पू जी आप यकीन मानिए समाज में ऐसी कोई घटना नहीं है। हमारे आज जो CP हैं यानी SP हैं, SHO हैं, इन लोगों को ये सारी चीज़ पता है कि अगर FIR पीड़िता का हम FIR नहीं लेते हैं तो हम पर FIR हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई ये अमल में नहीं लाया गया, इस कानून को अमली जामा नहीं पहनाया गया, इसलिए ये घटना होती है और होती रहेगी। ये कोई नई घटना नहीं है। और आपका जो प्रश्न है कि 14 से 22 तक पुलिस सोई रही, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि इस घटना को दबा दिया जाए। क्योंकि हमेशा एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब भी कोई रेप जैसी, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध होता है तो उसमें अपराध करने वाला हमेशा पावरफुल होता है। जब वो पावरफुल है, बाहुबली है, सत्ता से जुड़ा हुआ उसका घनिष्ठ संबंध है, तो निश्चित तौर पे सत्ता का दुरुपयोग करता है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं का FIR नहीं लिया जाता है। हमेशा उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। ये जो घटना है एक वाल्मीकि समाज की बच्ची है जिसका नाम मनीषा वाल्मीकि है। हमारे यहाँ वाल्मीकि शब्द को बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे बिहार में आप मेहतर शब्द एक सुने होंगे, मेस्तर, जो भोजपुरी में हम लोग आम भाषा में कहते हैं, या हरिजन। नहीं, हरिजन तो इलीगल वर्ड है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेहतर हम लोग यहाँ कहते हैं। वाल्मीकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है और भंगी कहा जाता है, और महाराष्ट्र में इनको मेहतर, महार कहा जाता है। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना है कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसी समाज में पैदा हुए और उनके साथ इतनी जघन्य, उनके समाज के साथ इतनी बड़ी जघन्य अपराध होता है और इस पर कोई मीडिया, कोई चर्चा नहीं। FIR दर्ज करने में 1 सप्ताह लग जाता है। ये प्रावधान है क्योंकि जो विक्टिम होता है, जो पीड़िता है,
उसको एक गवाह भी है, और गवाह को प्रोटेक्शन देना हमारे कानून में लिखा गया है, लेकिन गवाह को प्रोटेक्शन देने की बात ही नहीं आती है। ये कुछ चंद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि कोर्ट को ये पूरा अधिकार है, चाहे तो गवाह को ले जाने से ले आने तक पूरी प्रोटेक्शन देनी है। तो पीड़िता एक गवाह भी है और दूसरा वो भुक्तभोगी भी है। इस दो चीज़ों के बाद तीसरा चीज़ की कानून कहता है उसका वो FIR तुरंत लॉस करना है, फिर भी नहीं होता है। तो ये सीधी बात है कि प्रशासनिक फेलियर के अलावा कुछ नहीं है, या फिर समाज के बाहुबलियों का जो थाना पे प्रशासन पे जो दबाव है, इसके वजह से FIR दर्ज नहीं की गई। और जब तक इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं आता है, कोर्ट जब तक दखलंदाजी नहीं करता है, तब तक कोई भी FIR इस तरह का दर्ज नहीं होता। अच्छा आशीष जी, अब दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, समय कम है। जैसे FIR दर्ज नहीं हुआ, ये तो इस बात पे क्लियरेंस हम लोग लिए, लेकिन मुख्य मीडिया के जो मुख्य धारा के जो मीडिया है, इस घटना से वंचित रहता है 1 सप्ताह तक, और लगभग 107 दिनों से सुशांत केस और कंगना रनौत और ये अनुराग कश्यप ऐसे मुद्दों पे ये लोग डिबेट कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और ये लोग यहाँ से नदारत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये देश के लोकतंत्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये लोग? पप्पू जी, आपका सवाल बहुत गंभीर है और इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं एक बात कहना चाहूँगा। जिसे आप मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, वो मीडिया बचा ही नहीं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो ध्वस्त हो चुका है। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ध्वस्त हो चुका है, तो फिर इस लोकतंत्र में जो 3 और भी खंभे हैं, एग्जीक्यूशन है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इसको आईना दिखाने वाला कोई रहा नहीं। और मुख्य मीडिया नदारद है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। सर, मुख्य मीडिया पप्पू जी बिक चुकी है। तो ये आज मुख्य मीडिया को काम जो है लोकतंत्र की रखवाली करना, लोकतंत्र को बचाना, लोकतंत्र के 3 खंभों को आईना दिखाना, वो एग्जैक्टली आईना दिखा नहीं रही है, वो अपने काम से भटक चुकी है। अब क्या कर रही है कि जो मीडिया, मुख्य मीडिया जो है वो जनता के साथ खड़ी थी, वो चंद पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। और आम आज के परिप्रेक्ष्य में कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता के साथ खड़ी है, जबकि मीडिया सत्ता के विरुद्ध खड़ा होती है, सत्ता से सवाल करने के लिए, सत्ता की चटुकारिता करने के लिए नहीं है। तो अब ये सवाल ही नहीं रहा कि भारत की मीडिया बिकी है कि नहीं बिकी है, ये कितनी गिर चुकी है, इसके ऊपर शब्द नहीं है कि क्या कहा जा सकता। अगर आज ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता तो मनीषा वाल्मीकि जैसे गरीब परिवार की पीड़िता को ये आवाज़ नहीं मिल पाती। ऐसे इसी में से एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि क्या पिछड़े, वंचित, या कहें कि जो इस समाज के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, मीडिया काम नहीं कर रही है, तो क्या मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको बहिष्कार कर देना चाहिए? हमारे देखने से तो ये बहिष्कार कर देना ही सबसे बड़ा उन लोगों का आँख खोलने वाला पप्पू जी, आप इसको बहिष्कार कहें या इसको न देखना कहें, वही ये बहिष्कार के लायक भी नहीं रहे। बहिष्कार किसका किया जाता है? जिसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो। आज मुख्य धारा की मीडिया में जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये फार्म हाउस हो चुके हैं, किसी कॉरपोरेट का ये रखेल हो चुके हैं। एक ही बड़ी कंपनियां बहुत सारे चैनल को खरीद रखी है। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो बिक चुके हैं? मुख्य मीडिया का बहिष्कार के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार जो है मीडिया पर जब कुछ करने की सोचती है तो वो क्या सोची है कि मीडिया को अपने हाथ में कर लिया जाए। और ये लोकतंत्र को कहाँ ले जाने वाले हैं? ये लोकतंत्र को समाप्त करने वाले हैं। आपको और आपके दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए। यहाँ देखा जाए तो तानाशाही, एक बात मैं इसको पूरा कर लूँ, लोकतंत्र की बात आ चुकी है तो जो हमारी मुख्य मीडिया है इसको कभी नहीं दिखाएगी कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम अभी अभी टाइम्स मैगजीन में आया है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, जिसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपुल, मतलब जो सबसे प्रभावी करने वाले 100 लोग हैं, उनमें उनका नाम आया है। तो मीडिया ये तो दिखा रही है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा पा रही कि आखिर वो नाम क्यों आया।
उनको जगह मिला है तो किस कारण के लिए मिला है? अरे भाई, नाम भी होता है, बदनाम भी होता है, दोनों में लोग नाम जानते हैं। तो ये जो नरेंद्र भाई मोदी को मिला है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, इसलिए मिला है कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी यानी सबसे बड़े लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए टाइम्स मैगजीन ने इनको जगह दिया है। तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमारी मीडिया लोकतंत्र को कहाँ ले जा सकती है? अच्छा सर, समय को देखते हुए तीसरे प्रश्न पर जाएंगे। जैसे कि आजकल का जो चलन चल रहा है राष्ट्रीयता का, हिंदू राष्ट्र का, या कहें कि इंडिया को लेकर के, अपने भारत को लेकर के जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये देशद्रोही है, ये देशभक्त है। तो हमारे देश के जो नेता हैं कुछ मुद्दे पे, जैसे इसके पहले हुआ था दीपिका पादुकोण का जो फिल्म आया था पद्मावत, बाद में उसका नाम भी चेंज करना पड़ा, करनी सेना भी आई। तो वो लोग उस समय हावी हो जाते हैं जब रियल घटना, क्योंकि वो काल्पनिक घटना थी तो इतना एग्रेसिव, इतना मुद्दा और इतना आंदोलन हुआ जिसमें कितने आदमी का जान भी गए। लेकिन यहाँ जब आता है रियल घटना, रियल पद्मावती का घटना, वहाँ मीडिया और नेता चुप रहते हैं। तो यहाँ नेता कितने गिर गए हैं, इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या लोकतंत्र के लायक ये नेता बचे हैं जो आज अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र या राष्ट्रवादी नेता हैं? राष्ट्रवाद का क्या विचार बदल गया है? क्या उसका परिभाषा बदल गया है? देखिए पप्पू जी, राष्ट्रवाद जो है, आज के डेट में जो राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये राष्ट्रवाद जो है फर्जी राष्ट्रवाद है। ये ओरिजिनल राष्ट्रवाद है ही नहीं। और कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है, इसका सर्टिफिकेट कहीं से नहीं मिलता है। ये सर्टिफिकेट देने का जो धंधा शुरू हुआ है ना, यहीं से फर्जी राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। सॉरी, जो फर्जी राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, जिसमें करनी सेना का नाम आता है, और मैं साफ साफ कहूँ तो आरएसएस के जितने विंग्स हैं, वो सारे के सारे विंग्स ये इसलिए काम करते हैं कि हम हिंदू खतरे में है, भारतीय राष्ट्रवाद खतरे में है। ये टोटल का टोटल प्रोपेगेंडा है। इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फर्जी राष्ट्रवाद के चक्कर में मत पड़िए, और ये राष्ट्रवादी है ही नहीं। रही सब मुद्दे पे, मतलब कि ये लोग उछल के आते हैं। हम वही मुद्दे पे क्यों चुप रहते हैं? हम वहीं जा रहे हैं, पार्टी के, हम वहीं जा रहे हैं के लिए राष्ट्रवाद, हम वहीं जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो ये राष्ट्रवाद के चोला पहने लोग घूम रहे हैं, अरे जिसे राष्ट्रवाद का ठेकेदार कहा जाए, ये राष्ट्रवाद के ठेकेदार वो ओरिजिनली राष्ट्रवादी है नहीं, ये राष्ट्रवाद का ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रवाद का आप ढोंग कीजिएगा तो ओरिजिनल राष्ट्र से आप कट जाइएगा। अब फिल्मों में जो कलाकार होता है वो आमिर खान है, लेकिन किसी फिल्म में वो किसी नाम से आता है तो वो आमिर खान नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह से जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो फर्जी है। उनका काम कुछ और है। उनका काम है सत्ता के पक्ष में माहौल तैयार करना और देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उससे भटकाना। आपने पद्मावती पिक्चर का जो नाम लिया, उसमें करनी सेना यानी ठाकुर समुदाय की कितनी प्रतिष्ठा गई थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें इनका उदय हुआ था। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में, भाजपा में केवल यही उठाया जा रहा है कि एक नए नए मुद्दे को लाया जाए, क्योंकि मीडिया चैनलों को कवरेज चाहिए, मुख्य मीडिया को, और उस कवरेज के लिए मसालेदार न्यूज़ चाहिए, तो उस पर लोग उठ जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्रवादी लोगों से, मेरा भी ये प्रश्न है कि वो कहाँ मर गए जो मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ इतनी जघन्य अपराध हुई, जिसको शब्दों में भर्त्सना भी नहीं किया जा सकता है, शब्द कम पड़ जा रहे हैं, कि एक बच्ची के साथ इस तरह की बर्बरता की गई कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके गर्दन की हड्डियां टूट गई, उसके जुबान को काटा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना हुई। और इस पे ये फर्जी राष्ट्रवादी हिंदू, अपने को हिंदू चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले महिला नेता हों या नेत्री हों या फिर नेता हों, ये गायब हो जाते हैं। क्योंकि इनका मुद्दा है सर एक्चुअली समाज में मनुस्मृति को लागू करना। और जो आप ये बात कहे हैं ना, यहीं से शुरू होता है कि राम राज की स्थापना। हम लोग मनुस्मृति पे नहीं जाएंगे। मनुस्मृति की बात मैंने इसलिए डाली नहीं, जैसे उसी को लेकर ये आरएसएस के गुंडे हैं, मेरे शब्दों में आरएसएस के गुंडे हैं। इनको कोई काम नहीं बचा है।
इनको यही काम बचा है। यदि ओरिजिनली हिंदू होते और हिंदू संगठन हिंदुओं के शुभचिंतक होते तो मेरा प्रश्न है कि क्या वाल्मीकि समाज, भंगी समाज, मेहतर समाज क्या हिंदू नहीं है? उनके देवी देवताओं का पूजा वो नहीं करता है? अगर करता है तो हिंदू जितने भी नेता हैं वो कहाँ सो गए? हमारी स्मृति ईरानी साहब हैं, कंगना रनावत जी हैं, ये लोग सब जगह बोल रही हैं, लेकिन इस जघन्य अपराध पर कुछ नहीं बोल रही हैं। तो इन फर्जी राष्ट्रवादियों के बारे में आगे क्या बोलना? चौथा प्रश्न मेरा आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे, इस नारा को देखा जाए तो क्या ये धरातल तक नहीं पहुंच पाई अभी तक 6 सालों में? तो क्या इनके प्रदेशों के सरकार इनके नारों और इनके मुद्दों को या कहें इनके जो प्रोपेगेंडा हो या कहें एजेंडा हो, क्या इसको धरातल पे लाने में कितना विफल साबित हो रही है? कि इसके पहले कश्मीर में जब पीडीपी की सरकार थी उस समय कठुआ रेप हुआ था, उसके बाद हमारे ज्योति शायद नाम था जो कुलदीप सेंगर उसमें आरोपित हैं, जो भी, और अभी जो हुआ मनीषा का, तो लगातार एक दलित लड़की पे, कमज़ोर वर्ग के तबके के लड़की पे ऐसे जघन्य अपराध होते जा रहे हैं और सरकार का अंकुश नहीं है, निरंकुश बैठी हुई है। तो क्या ये बेटी बचाओ के नारा में बेटी क्या गार्जियन ही बचाएंगे या उसके परिजन ही बचाएंगे? क्या शासन और प्रशासन कान में तेल डालकर सोई रहेगी? और पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही रहा है सरकार जहाँ तक है। क्या बेटी बचाना पड़ेगा हम लोगों को या सरकार भी इसके लिए दायित्व का निर्वहन करना चाहे? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरह का जुमला है, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है। बेटी बचाने का जो नारा है वो बेटी किससे बचाना है? प्रश्न ये है, इन दरिंदों से बचाना है कि ये सरकार के गुंडों से बचाना है या सरकार संरक्षित जो बाहुबली हैं उनसे बचाना है? ये इस काम सरकार का है। तो सरकार अब बेटी बचाने की जो बात है वो बचाने का जो शब्द है ये बड़ा व्यापक स्तर पे है, इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बेटी बचाने का जो नारा है, जैसे बहुत सारे प्रधानमंत्री जी जुमला फेंके, उसमें ये भी एक जुमला है, क्योंकि यदि रेप किसी के साथ हो, वो दलित हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले वो एक महिला है, सबसे पहले वो एक इंसान है, एक महिला है, और ये अपराध किसी के साथ हो ये कहीं से क्षम्य नहीं है। और इसमें मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसमें हमेशा जो विक्टिम होता है, जो दोषी होता है वो क्या होता है? ताकतवर होता है। तो आप उन्नाव की घटना संगर का जो आपने किया, उसमें भी संगर बहुत पावरफुल है, ठीक है। यहाँ भी चिन्मयानंद हुए, कठुआ जो कश्मीर में घटना हुई उसमें भी विक्टिम ताकतवर, जो दोषी था वो ताकतवर था या दोषी था, या आरोपी हम कहें, दोषी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी आरोप है, दोष तो ये हमारी न्यायालय सिद्ध करेगी या क्या करेगी। उसके साथ साथ अभी जो मनीषा के साथ घटना हुई वो ठाकुर समुदाय का है, यानी ताकतवर है। वो 6 महीने से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसको शिकायत करने पर भी उसके गार्जियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे समाज की विकृत मानसिकता है कि औरत एक उपभोग की वस्तु है, इसको नोच डालो, इसको खसोट डालो। तो सबसे पहले इससे हमको निकलना पड़ेगा, हमारे समाज को निकलना पड़ेगा कि महिला एक इज्जत की चीज़ है और उसकी प्रतिष्ठा ही हमारे समाज की प्रतिष्ठा है। जहाँ पे महिलाओं की प्रतिष्ठा नहीं है उस समाज में किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। तो और आपका जो न्याय की जहाँ तक बात है, ये भारत की न्याय प्रणाली इतनी स्लो है कि इसमेमें कब तक न्याय होगा पता नहीं है। स्लो का एक कारण भी है कि हमारे जो भारतीय संविधान का जो कहें जो इस पे पद पे बैठे हैं, संविधान के ही बदौलत प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो बैठे रहते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो बोला जाए नौकरी पेशा में जैसे वकील हो, जज हो, उस टाइप से बहाली नहीं होता है जितना केस पड़ा हुआ है। कुछ कारण ये भी है, लेकिन हम लोग अगला केस पर प्रश्न पर बढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा पार्थिव शरीर को जलाने की इतनी जल्दी क्यों रह रही? क्या ऊपर से या
कहीं सरकार की दबाव है या कहीं बाहरी ताकत काम कर रही है ऐसे ऐसे घटनाओं पे, जैसे विकास दुबे का क्या बोलते हैं उसको, इनकाउंटर। हाँ, विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, इतना मतलब कि आनन फानन में इनकाउंटर हुआ। जैसे वो रेड्डी थी, प्रियंका रेड्डी, उसमें 3 लड़कों को बिना जस्टिस के उसको इनकाउंटर कर देना, ये सब ऐसी घटनाएं जो बढ़ के आ रही। क्या हमारी सरकार न्यायपालिका से या कहीं संविधान से भटक रही है? और इसमें जो प्रश्न है पार्थिव शरीर का जलाने वाला, इस पे खास हम पूछना चाहेंगे, क्या ये कहाँ से शक्ति आ रही है? पार्थिव शरीर का जलाना बहुत ही दुखद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि आखिर वो मरी हुई लाश क्या चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाली थी भाई, जिसको आप उसको दफन कर दिए, उसको जला दिए, वो लाश कुछ चिल्ला कर बोलने वाली थी क्या? नहीं, लेकिन मेरा मानिए वो लाश चिल्ला चिल्ला कर बहुत कुछ बोलने वाली थी। और सत्ता के जो बैठे शीर्ष पे लोग हैं, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको इस बात का डर था कि मेरी किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि उसमें जो दोषी हैं, सॉरी जो आरोपी हैं, वो आरोपियों को बचाने का ये साजिश, साथ में बिहार विधानसभा क्योंकि ये तो अलग मुद्दे हैं। पहले हम वहाँ बात करते हैं कि जला क्यों दिया गया, क्योंकि वो लाश जो थी एक बहुत बड़ा साक्ष्य था, एविडेंस था। तो मुख्य एविडेंस को कैसे नष्ट कर दिया जाए, इसकी ये साजिश थी कि आनन फानन में रात में ही उसको जला दिया गया, क्योंकि जो भी चीज़ इस्तेमाल किया वो पेट्रोल से या बिजली से या लकड़ी से, किसी चीज़ से जलाया गया। पहला कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो हिंदू राष्ट्रवादी ये प्रश्न करें कि क्या हिंदुओं को बिना अंतिम संस्कार के जला दिया जाएगा, ये सही है? दूसरा प्रश्न, क्या अब हिंदू खतरे में लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू खतरे में रोज होता है, जब हिंदू रोज खतरे में आता है सर, जब उनको कुछ लगता है कि हमारा सत्ता खतरे में है तो हिंदू खतरे में आ जाता है, वो अलग मुद्दा है। तो ये लाश क्या चिल्लाने वाली थी? लाश बोलने वाली थी क्या? हाँ, लाश बोलने वाली थी, क्योंकि अगर उसका रीपोस्टमार्टम होता तो पता चलता कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी जुबानें काटी गई हैं, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई हैं, और कितनी निर्दयतापूर्वक तोड़ी गई है, ये भी सामने आता। तो ये सारे साक्ष्य को ख़त्म करने का एक ही उपाय था कि छुपाने का एक ही रास्ता था कि उस जो मेन एविडेंस था उसको जला दिया जाए। आप एक चीज़ सोचिए, एक माँ जो पैदा करके इतनी 20 साल तक उसको पाली पोसी, और वो सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे अपने बेटी की अंतिम दर्शन कर देने दो। ये कितनी निर्मम और निर्दयी सरकार है और ये प्रशासन है जो उसको दर्शन तक नहीं करने दिया गया। आखिर ऐसा क्या खास था, क्या हो जाने वाला था, क्या बवाल हो जाने वाला था? योगी आदित्यनाथ को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ के एसीपी जो भी हों, जो वहाँ के थानेदार हो, उन पे FIR दर्ज करो, क्योंकि उसने एविडेंस को मिटाया है। पुलिस का काम एविडेंस मिटाना नहीं होता है, एविडेंस इकट्ठा करना होता है, क्योंकि हमारी शासन प्रणाली का एक काम है। क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है, साक्ष्य को देखकर ही फैसला करती है। जैसे मेरा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती घटनाएं किस चीज़ को उजागर कर रही है? जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, वहाँ प्रशासन नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ये प्रशासन है भी या नहीं भी है। जैसे ऐसे जब घटनाएं आती हैं तो प्रशासन का जो है उसमें भूमिका नज़र नहीं आता है। कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर से कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। इसमें ये बातें सामने होकर के आती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की फेलियोरनेस की जो बात आप कह रहे हैं, यही ना आपका प्रश्न है जी, कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी फेलियोर है। सही मायने में उत्तर प्रदेश सरकार फेलियोर नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं फेलियोर है? जो उनका एजेंडा है, जो जिसको मैंने मनुस्मृति कहा, उसी को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि शूद्रों को दबा देना उनका एजेंडा है। तो अपने एजेंडे में तो सफल हो रहे हैं। हाँ, आप ये कहते हैं कि संवैधानिक रूप से फेलियोर है। हाँ, संवैधानिक रूप से फेलियोर है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक रूप से अगर फेलियोर नहीं होगी तो मनुस्मृति लागू नहीं होगा। मेरी बात समझिए कि मनुस्मृति को लागू करने के लिए संविधान को खत्म करना पड़ेगा, और संविधान की निर्मम हत्या हर रोज हो रही है। आप संसद में देखिए, जो किसान बिल पारित हुआ उस पर कोई बहस नहीं हुआ।
लेबर लॉ पास हुआ, उस पर कोई बहस नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है, हर रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है। लेकिन ये राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो जोगी जी की सरकार हर मुद्दे पर फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर पे तो पूर्णतः फेलियर है। आपने वो दुबे जी की बात कही, दुबे जी का या जो भी विकास दुबे था, उसको आनंद फानन में इनकाउंटर कर देना, गाड़ी पलट जाना, सारी स्क्रिप्ट को लिखकर उसको एक फिल्म की तरह फिल्मा देना, ये सरकार की नाकामी नहीं है तो और क्या है। सरकार में हिम्मत होती तो उस ट्रायल को फेस करती, न्यायिक पद्धति को फेस करती और अपने पुलिस प्रशासन को सामने रखती, और तब जाके समाज में न्याय व्यवस्था पनपता, लोगों को न्याय पे भरोसा होता। अगर सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस सिस्टम को वो सरकार ध्वस्त कर देगी तो याद रखें जोगी जी कि उसी सिस्टम के वजह से वो मुख्यमंत्री हैं, संविधान की वजह से मुख्यमंत्री हैं ना, और उसी संविधान को मजाक उड़ा रहे हैं जी। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो नहीं चाहती है कि गरीबों के साथ, वो गरीब किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ न्याय हो। कुछ सत्ता के चाटुकार, सत्ता के जो वंपायर हैं, चूसक हैं, उनका भला हो और कहा जाए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। समाज काफ़ी गलत दिशा में जा रहा है। बस तो देखिए, अभी आशीष गौरव जी ने बहुत अच्छे से बातों को रखा कि आज के जो युवा पीढ़ी है, अगर संभल करके सरकार नहीं चुनेंगे या कहीं अपने लोकतंत्र में भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं रखेंगे तो आने वाला समय में ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, ना हमारे लिए रोज़गार होगा, ना हमारे लिए अच्छा शासन होगा, ना हमारे लिए अच्छा प्रशासन होगा। इसलिए हम पब्लिक तक के जितने भी युवा साथी हैं या व्यूअर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ भी हो, किसी भी पार्टी का सपोर्ट करें, लेकिन एक जहन में ध्यान रखें कि हमारी जो भी सरकार है वो लोकतंत्र की रक्षा करे और हमारी रक्षा करे। इसी शब्द के साथ हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड हमारा रहेगा आशीष जी के साथ ही किसान बिल पे, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।